ध्यान दो। टुडे विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे ग्रेविटेशन। अभी इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, मोशन पढ़ा। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि मान लो अगर कोई भी बॉडी, एनी बॉडी, वेदर इट मे बी ट्रक, व्हीकल, एनीथिंग, बुक, दिस मार्कर पेन, एनीथिंग, अगर ये कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर है, और अगर मैं इसको क्या लगाऊं, फोर्स, तो ये क्या होगा, किस में आ जाएगा, ये मोशन में। ये लॉ का एक इफेक्ट है। लॉ का क्या मतलब, देखो फोर्स का क्या इफेक्ट है, तो ये रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में। ये किसका इफेक्ट है, फोर्स का। चलो, अब अगर मान लो कि कोई बॉडी ऑलरेडी किस में है, मोशन में है, ठीक, लेकिन काफी स्लो मूव कर रही है। अब मैंने क्या किया, इसको और पुश किया। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई बॉल है, वो इस साइड जा रही है, मैंने पीछे से जाके इसी साइड से इसको इधर किक कर दिया, क्या होगा, ये और ज्यादा स्पीड आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा। स्लो से क्या हो जाएगा, फास्ट। तो ये सारी की सारी चीजें किस चीज का इफेक्ट है, फोर्स का। किसका, फोर्स का। एक और हमने चीज देखी थी, अगर मान लो कि कोई भी बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और अगर इसको कोई बैट हिट करता है, क्या, बैट हिट करता है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब इस साइड आएगा, यस और नो। ये भी किस चीज का इफेक्ट है, फोर्स का। मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यस और नो। तो सारे के सारे इफेक्ट फोर्स के हैं। अब मैं तुमको तीन एग्जांपल दूंगा जिसमें एक बॉडी रेस्ट से मोशन में भी आ रही है, जिसमें एक बॉडी नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड में आ रही है, और एक बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर तुम्हें मुझे बताना है कि वहां पर कौन सी चीज लागू हो रही है। ठीक है, आई विल गिव यू थ्री एग्जाम्पल्स। हाउ मेनी एग्जाम्पल्स, थ्री एग्जाम्पल्स। इधर ध्यान दो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मार्कर पेन पकड़ रखा है, अभी स्पीड क्या है, जीरो, ये भी रेस्ट पर है। मैंने इसको जैसे ही छोड़ा, ये मोशन में आया, यस और नो। इफ दिस इज मार्कर पेन, मुनिया खाना खाया है कि नहीं, गर्दन में नहीं हिल रही तेरी। और अगर तुमने इसको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, इफ यू हैव होल्ड इट इन योर हैंड, और मैं इसको जैसे ही छोड़ देता हूं, ऑटोमेटिकली ये रेस्ट से किस में आ जाएगा, नीचे की तरफ, ये मोशन में आ जाएगा, यस और नो। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अगर मान लो कि मैंने एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हवा में फेंका, हाई इन द स्काई, जो मार्कर है हवा में फेंका, ये ऊपर गया, ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये बॉल नीचे की तरफ आई। मार्कर ऊपर गया और चल के नीचे आया। यहाँ पर क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये सब डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मेरे को ये बताओ, यहां से एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई, एक बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाई अर्थ, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाई अर्थ। जब मैंने मार्कर पकड़ रखा था, जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया, अर्थ ने एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ, कहा, ग्राउंड की तरफ, तो ये नीचे मूव हो गया, यस और नो। जब मैंने बॉल को हवा में फेंका, बॉल जाती गई, लेकिन कुछ समय बाद नीचे आने लगी, फिर से क्यों, ये अर्थ ग्राउंड की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से नीचे आई। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। अभी तुम खुद जंप मारो, थोड़ी देर में वापस नीचे आ जाओगे, भले ही तुमने फोर्स ऊपर लगाया, ये तुम्हारे फोर्स से काफी अच्छा खासा ताकतवर फोर्स नीचे लग रहा था और तुम वापस नीचे आ गए। सो द फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ on other objects which is attracting other objects towards its center is called as gravity or gravitational force of earth। अरे मुनिया, कुछ पता चल रहा है कि बैठा सिर्फ, हाँ सर, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ
towards towards its center and attracts other bodies towards it, उसी को कहते हैं ग्रेविटी। अर्थ जो है ये बाहर किसी भी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। व्हाट इट, यस और नो? ऑनलाइन समझ में आया? अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी अर्थ ने लगाई, इसका असर तो हमको दिखाई दे गया। सबसे बढ़िया एग्जांपल, बारिश होती तो पानी नीचे जाता है कि स्पेस में चला जाता है? नीचे। क्यों? उन बूंदों को अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अप्लाइज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स है, यूनिवर्स तू आराम से बैठ सकता है, यूनिवर्स है, याद रखना, यूनिवर्स की हर एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के हर एक दूसरे बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं भी अभी इस बोर्ड को क्या कर रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं। अर्थ है, ठीक है, अर्थ मान लो कि ये मैं ही हूं, ये बॉडी कौन है, मैं। अर्थ मेरे को अट्रैक्ट कर रही है और मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं भी अर्थ पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा हूं, अर्थ भी मेरे पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं तुमको बताऊंगा, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉडी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है। समझ में आया? लेकिन मैं बहुत हल्का हूं तो मैं आराम से नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, अर्थ बहुत हैवी है तो ऊपर जाएगी नहीं, वो भी हम देखेंगे। अगर मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर लाइव क्लास में बच्चों, तुम्हारे क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, एक है आदित्य और दूसरा है तीर्थ। इनको दोनों को अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए जहां बैठे वहीं के वहीं है। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो इतना पावरफुल नहीं कि घिसट के चिपक जाए। समझ में आया? यस और नो? सो वेरी इंपॉर्टेंट, every object on this earth, every object on this, not only earth, in universe having mass attracts each other। अर्थ का वजन है, तुम्हारा वजन है, तीर्थ का वजन है, जिस किसी चीज में क्या है, मास, वजन, 200% वो चीज अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। समझ में आया? अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, हमारा सब पे एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं। सबसे ज्यादा अभी पावरफुल कौन सा ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, अर्थ का। अर्थ ने इसलिए हम सबको अट्रैक्ट कर रखा है। समझ में आया? अर्थ सारी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है और सारे ऑब्जेक्ट अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी विल सी। समझ में आया? मास जिस चीज में है, क्या, अगर किसी चीज में मास है तो किसी भी दूसरी चीज में जिसमें मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। ये वाला मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये वाला मास इस मास को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट having mass attracts another object having mass। समझ में आया? ये सब कोई भी चीज के पास वजन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ तक कि ये जो हवा है ना, ये हवा भी मेरे को भी अट्रैक्ट कर रही है और मैं इस हवा को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। हवा में भी वजन होता है, ये और नो? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, भरा हुआ बाटला बहुत भारी होता है, खाली बाटला हल्का होता है, क्यों? उसके अंदर हवा ही नहीं। मुनिया कुछ समझ में आ रहा है? कैसे वैसे ही बैठा है चेयर पे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन है ना,
वो एक लॉ फॉलो करती है। वो कौन सा लॉ है? एंड सेकंड थिंग, उसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लॉ पूरी यूनिवर्स में लागू होता है। समझ में आया कि नहीं? सुनो, मैं आउटर स्पेस में भी जाऊंगा ना, वहां पर भी ये फोर्स लागू होता है। अर्थ को सन ने अट्रैक्ट कर रखा है, अर्थ को सन ने अट्रैक्ट कर रखा है, ये लॉ हर जगह लागू होता है। ठीक है, आप कहाँ हो, कौन सी जगह, कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आप में वजन है तो 200% ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे कहीं ना कहीं से लगेगा ही, और आप भी दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को लगाओगे ही। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज अ फोर्स। हाँ, do you really think I will have so much time? It's far better I send you video, write it from that। जो मैं वीडियो लिंक में भेजता हूं उसको आदत डालो पढ़ने की। समझ में आया? यस और नो यू? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये किस पे लगता है? बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में लगे। सो नाउ वी विल सी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कोई भी दो बॉडीज है, दिस इज बॉडी वन एंड दिस इज बॉडी टू, तो इनके बीच में 200% क्या लगेगा? ग्रेविटेशन। ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, क्यों? इस बॉडी का कोई वजन है m1, इस बॉडी का कोई वजन है m2, दैट इज मास। ठीक है, इस बॉडी इज हैविंग मास m1 एंड दिस बॉडी इज हैविंग मास m2। स्टडी के साथ फिर पता चला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड किस पे करता है। ये जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा था? इसके वजन पे, बॉडी वन के वजन पे, बॉडी टू के वजन पे। फिर स्टडी के साथ पता चला कि ये दोनों के वजन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, दोनों के वजन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इनके सेंटर, बॉडी का जो सेंटर था, सेंटर ऑफ मास, यहां से यहां तक मान लो डिस्टेंस आर है, तो जितना आप दूर लेके जाओगे ना उतना ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, और जितना पास लेके जाओगे उतना ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा। तो ये भी पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। व्हाट इज दिस आर? आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट the force of gravitation depends on product of mass of two bodies and is inversely proportional to the square of distance between two bodies. This is our universal law of gravitation। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, what is universal law of gravitation? Universal law of gravitation states that the force of gravitation depends on product of the masses, product of masses, very important, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वजन बढ़ाओ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो तीर्थ और आदित्य, तुम्हारा वजन 50-50 केजी, तुम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब तुम्हारा वजन 100 केजी हो गया, तुम्हारे बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? खाना इतनी खाया, भूखे मर रहे हो, 20-20 किलो के हो गया, तुम्हारे बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो गया। So what is universal law of gravitation? Universal law of gravitation states that the force of gravity is directly proportional। Directly proportional मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। Is directly proportional to the product of the masses
एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स घटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दिस इंक्रीजेस दिस विल डिक्रीज, और अगर मैं रेडियस को डिक्रीज करूंगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। गॉट इट? यस और नो? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट states that gravitational force gravitational force is directly proportional is directly proportional to the product of masses of two bodies and inversely proportional to the distance square of distance to the square of distance between them। समझ में आया? यस और नो? दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा गया? कि पूरे यूनिवर्स पे लागू होगा। पेड़ की पत्तियां तुमको अट्रैक्ट कर रही हो, तुम भी पेड़ की पत्तियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ के आसपास की हवा को तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अर्थ। अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, यस और नो? अर्थ के आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर। कभी सोचा कि हवा में और क्यों नहीं जा रही? क्यों? एयर है। एयर का क्या है? मास है, वजन है। तो अर्थ क्या करेगी? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसलिए एटमॉस्फेयर कहीं खत्म होने नहीं वाला, ये लेयर कंटिन्यूसली अपने पास रहेगी। गॉट इट? अरे ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद एक फॉर्मूला निकाला गया। उस फॉर्मूले से हम किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स पता लगा सकते हैं। हमने क्या देखा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 into m2 एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया, दोनों इक्वेशन को, तो ये पता चला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन नहीं किया। ये मैंने सेम ही लिखा, कुछ अलग नहीं लिखा। समझ में आया कि नहीं? देखो, ये यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब फिजिक्स में, अब तुम आजकल अब थोड़ा फिजिक्स फिजिक्स वर्ड सुनने लगोगे बार बार, ठीक है? फिजिक्स के अंदर इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो कि मैंने खेती की, मैंने एक कट्टा गेहूं डाला तो मेरे को फसल मिलेगी। अगर मैं 3 कट्टे गेहूं डालूंगा तो क्या मिलेगा? ज्यादा फसल मिलेगी कि कम? ज्यादा फसल मिलेगी। लेकिन 3 कट्टे ज्यादा डाले इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ 3 ही कट्टे ज्यादा मिलेंगे, मिलेंगे तो कई कट्टे ज्यादा। यस और नो? तो ये है प्रोपोर्शनलिटी। ये इक्वल टू नहीं है, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी को किस में कन्वर्ट करना है? इक्वल्स टू में, तो आपको हमेशा एक वैल्यू पुट करेगी करनी पड़ेगी और उस वैल्यू को कहते हैं कांस्टेंट। ऑलरेडी शायद एक बार बता चुका हूँ, किसी अपने डेरिवेशन में हुआ है ये। ठीक, आदत डालो, आदत डालो। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो फोर्स इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, और क्योंकि मैं प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल टू पे मेरे को कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज g। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कांस्टेंट इज g। तो ये है तुम्हारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। ये वैल्यूज पुट करो, तुम्हारे को फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। व्हाट इज g है? वेरी इंपॉर्टेंट, g इज कांस्टेंट, या फिर इसको ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस और नो?
पूरी यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स्ड ही रहने वाली, चेंज होने वाली नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी। मेरे को एक बात बताओ, मान लो टू बॉडीज, अरे ऑनलाइन सुनाई दे रहा है कि नहीं, यस और नो? मान लो कि कोई दो बॉडीज है, देयर आर टू बॉडीज, ठीक है, इसका वजन है 1 kg, इसका वजन है 1 kg, इनके जो सेंटर ऑफ मास है उनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। अगर मैंने पूछा कि ठीक है मेरे को इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स पता करके बताओ, तो तुम क्या करोगे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, यस और नो? यहाँ पे पुट करोगे तो F इक्वल्स टू जी, ये मैं अभी पता है क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। M1, बॉडी 1 का वजन कितना है, 1 kg, तो 1। बॉडी 2 का वजन कितना है, 1 kg, तो 1। अपन बीच में इनके डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का, तो नीचे 1 का स्क्वायर। फोर्स इक्वल्स टू जी इंटू 1 जी डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, सो F इक्वल्स टू जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डेराइविंग द वैल्यू ऑफ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम डूइंग द डेरिवेशन ऑफ जी। अरे आदित्य कुछ पता भी है क्या, मूर्ख की तरह बैठा है? मास्क निकाल देता हूँ। अरे नहीं, मास्क पहन के रख, वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क के बिना इधर नहीं आने का। और वो लेटर लेके आए, तो कंसंट्रेशन, हाँ, सब पता नहीं था आपने जब थे। वेरी पुअर, क्यों नहीं पता, ये कब का ग्रुप में भेज दिया था। सो F equals to G when mass of body 1 and mass of body 2 is 1 kg, and very important, distance between them is 1 meter. So what is G? G is a constant. G is the force. G is the force, याद रखना, G is equivalent to the force या फिर numerically equal to the force when mass of two bodies is 1 kg and distance between them is 1 meter. Very important, what is G? G is numerically equal to F, gravitational force, when mass of two bodies is 1 kg and distance between them is 1 meter। समझ में आया? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में जब भी तुम पढ़ोगे नई वैल्यू, उसकी तुम्हें क्या आनी चाहिए, यूनिट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, यूनिट। फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू जी इंटू मास 1 इंटू मास 2 अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर, यस और नो? अरे ऑनलाइन सुनाई दे रहा है, यस और नो? व्हाट इज यूनिट ऑफ जी, व्हाट इज यूनिट ऑफ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। मास, वजन की यूनिट क्या है, केजी। आर, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यस और नो? सो नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी। इसको इधर लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू जी M1 इंटू M2, ये वैल्यू इधर लेके आऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन मास 1 इंटू मास 2 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ जी, यस और नो? अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, यूनिट पुट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की, फोर्स की न्यूटन, इंटू आर, आर मीटर, तो आर स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यस और नो? दिस विल बी मीटर स्क्वायर अपॉन मास की यूनिट क्या है, केजी, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, अरे यस और नो?
इसकी मीटर तो मीटर के स्क्वायर, इसका केजी 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 इंटू केजी दैट इज केजी का स्क्वायर। दिस इज माय यूनिट फॉर जी। वेरी इंपॉर्टेंट, जी की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये -2 सिंबल लिखा है मैंने, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ जी। व्हाट इज जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। कई बार इस वैल्यू को इक्विवेलेंट वैल्यू में लिख देते, दैट इज 6.7 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। व्हाट इट? यस और नो? अभी यस बोल रहे हो, 2 मिनट में भूल जाओगे। ऑनलाइन समझ में आ रहा है यस और नो? इसको पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ओके, सोलर सिस्टम, हमने पिछले साल सोलर सिस्टम पढ़ा था। सन, ठीक है, सन के चारों तरफ गोल गोल कौन घूम रहा है? प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यस और? कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई चीज, एक पत्थर, एक धागे पे मैंने पत्थर बांध दिया और उसको गोल गोल घुमा रहा हूं, जैसे ही मैं धागा छोड़ूंगा पत्थर दूर चला जाएगा। यस और नो? तो यहाँ अर्थ या फिर प्लेनेट से दूर दूर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि सन, सन का वजन है। यस और नो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सन का वजन, बहुत ज्यादा अर्थ का वजन, तो बहुत ज्यादा फोर्स, जिस वजह से सन ने इसको अपनी तरफ क्या कर रखा है? अट्रैक्ट कर रखा है, और ये दूर जाएगी नहीं। समझ में आया? यस और नो? याद रखना एक और चीज, कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूम रही किसी दूसरी बॉडी के पास, तो एक जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स, फ्यूगल दूसरा है। और यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन। कौन? अब ये बताओ, अपने चारों तरफ मून घूमता है। यस और नो? मून चारों तरफ अर्थ के, क्यों? मून का भी वजन है, अर्थ का भी वजन है, तो अर्थ ने मून को क्या कर रखा अपनी तरफ? अट्रैक्ट, और मून घूमता रहता है, कहीं दूर जाएगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कि अर्थ पर एक कार है, क्या है? कोई कार है, और हम यहाँ खड़े हैं, हमारा भी कोई ना कोई वजन है, कार का भी कोई ना कोई वजन है, तो हम एक दूसरे को खींच क्यों नहीं लेते? ओरिजिनली हम एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स इतना पावरफुल नहीं है कि वो अट्रैक्ट ही कर ले। समझ में आया? यस और नो? अरे हाँ क्या नहीं? ठीक है। सो आवर सोलर सिस्टम इज हेल्ड बाय विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ उनके सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल सन और मून की ग्रेविटी का हमको अर्थ पे दिखाई देता है, दैट आर टाइड्स। कभी नाम सुना है? हाई टाइड एंड लो टाइड। याद रखना, मान लो ये अपना सी है, दिस इज आवर सी एंड दिस इज सी शोर। दिन में एक बार पानी काफी ऊपर तक आता है, काफी ऊपर तक आ जाएगा, ये पानी यहाँ तक नहीं, काफी ऊपर तक आ जाएगा, और फिर कई बार ये पानी काफी नीचे तक चला जाता है। कई बार ये पानी काफी ऊपर आएगा और कई बार ये पानी काफी नीचे चला जाएगा। क्यों? जब अपने अर्थ के ऊपर सन और मून दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो ये सब के सब वाटर को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से पानी ऊपर आ जाता है और हाई टाइड बन जाती है। समझ में आया? ये इस पोजीशन से चेंज हो गए, इनका फोर्स ऑफ ग्रेविटी थोड़ा बहुत टूटेगा, पानी नीचे आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो? हाई टाइड और लो टाइड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन एंड मून ऑन द वाटर ऑफ सी। अरे ऑनलाइन समझ में आया क्या? ओके, नाउ वी विल सी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन।
ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कई इफेक्ट है, ग्रेविटेशन कैसे हमें पता चला। अभी मैं जो तुम्हें 3 लॉज बताने वाला हूं, ये लॉज ग्रेविटी की स्टडी में यूजफुल थे, ग्रेविटी की स्टडी में यूजफुल थे। इन तीनों लॉज से एक बंदे ने पता लगाया कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूटन बैठा था, उसके सर पे सेब गिरी, खा लेता या फेंक देता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा तुम्हारी तरह होशियार था पढ़ाई में, तो उसने सोचा कि मैं पता लगाऊंगा सेब ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे क्यों आई। ठीक है, लेकिन फिर जब उसने और स्टडीज की, उसने 3 लॉज, केपलर करके एक बंदा था, उसने 3 लॉज लिखे थे। वो 3 लॉज कौन से हैं पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसने इन तीनों लॉज का एक कॉम्बिनेशन किया और पता लगा कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। समझ में आया कि नहीं। अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, 3 लॉज ऑफ केपलर, 3 लॉज ऑफ केपलर। ठीक है, अब इन 3 लॉ से उसने पता लगाया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, नाउ वी सी केपलर्स लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, सर्कल, ये क्या है, सेंटर। लेकिन ओरिजिनली जो अपना अर्थ और ये सब गोल गोल घूमती है ना, ये रास्ता परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये कैसा रास्ता है, इलिप्टिकल। कैसा, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। इट इज, थोड़ा सा इसको प्रेस कर दो तो ये अपना, अब जैसे कि सर्कल का सेंटर है ना, ऐसे ही इलिप्टिकल पाथ में होता है फोकाई। क्या होता है, फोकाई, फोकस, फोकस क्या, फोकस, दिस इज फोकस, फोकाई इज प्लूरल। ठीक है, तो कोई भी जो प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो एक इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है, और सन कहाँ है उसके, आइदर ऑफ द फोका। समझ में आया। अगर मान लो कि अर्थ चारों तरफ घूम रही है ना, तो सन सेंटर पे नहीं, सन यहाँ कहीं है और अर्थ यहाँ कहीं घूम रही है। समझ में आ रहा है, यस और नो। परफेक्ट ऐसा गोला गोला एकदम परफेक्ट गोला नहीं है ये। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट बोल रहा हूं सुन लो, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ स्टेटेड दैट द प्लैनेट्स revolve around the sun in an elliptical path and sun is at either of the focus। समझ में आया, यस और नो मुनिया। ठीक है, नाउ सेकंड लॉ, नाउ सेकंड लॉ। अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या नहीं, ए ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों तुमको समझ में आ रहा है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, मान लो कि इलिप्टिकल पाथ है और यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, प्लेनेट घूम रहा है। मान लो प्लेनेट यहां से यहां तक टी टाइम में पहुंचा, कितने टाइम में, टी, और यहां से यहां तक इतने ही टी टाइम में पहुंचा। मान लो ये 1 घंटे में यहां से यहां तक आया और 1 घंटे में यहां से यहां तक, तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला इस वाले एरिया के बराबर होगा। मतलब द एरिया स्वेप्ट, एरिया swept by the planet or area swept by the line joining the planet and the sun, so that area in time t is equal to area swept in time t at anywhere। समझा है। मान लो कि यहां से यहां तक भी एक ही घंटे में, तो ये वाला भी तीनों एरिया एक दूसरे के बराबर। समझ में आया। उसको इससे एक हिंट मिला कि सन के जब प्लेनेट पास में रहते तो कैसे ट्रेवल करता है, फास्ट, ज्यादा एरिया कवर कर लेता है ऐसे, भले ही ऐसे नजदीक है, और जब दूर होता है तब कैसा होता है उसकी स्पीड, स्लो। उसको एक और थोड़ा हिंट मिल गया। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, इट स्टेटेड दैट द एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट इन टाइम t is equal to the area swept by the planet in time t anywhere in the elliptical path। समझ में आया।
मैं तेरी तो परेड होगी, तू देख तो सही अभी। नाउ थर्ड लॉ ठीक। नाउ वी विल डू थर्ड लॉ। ये क्या कहना चाहते थे, मान लो कि ये सन है और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है इसका क्यूब किस पे डिपेंड कर रहा था, टाइम के स्क्वायर पे। सन में है ज्यादा रेडियस ज्यादा टाइम, स्लो हो गया था, कम रेडियस कम टाइम, फास्ट हो गया था। सन में आया, द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस of planet from the sun was directly proportional to the time taken for the revolution or the path. Got it? Yes or no? To the square of the time taken, not the time taken, to the square of the time taken. ये तीन लॉज से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का हिंट मिला।